बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है और आप जब ऑफ के बाद आते हैं जी अपनी जॉब पे, वर्क प्लेस पे, तो एनर्जी एक ऐसे होती है कि आपकी दोबारा से रिवाइव हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, थोड़ा सा गैप आ जाए तो आप रिलैक्स फील करते हो। और आजकल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है हर जगह। जब आप टीवी लगाएं और आपको हालात ऐसे नज़र आ रहे हों तो ऑब्वियसली एक परेशानी भी होती है, स्ट्रेस भी होने लग जाता है कि आप किस तरह से एहतियात करें। तो कोविड की मौजूदा सूरत हाल भी आगे चल के डिस्कस होगी, लेकिन सुबह सुबह जो एक अच्छी चीज़ थी जिससे मौसम खुशगवार होने से मूड खुशगवार हो गया था, वो बहुत ज़बरदस्त जो है एक चीज़ है कि आप जब सुबह उठते हैं, इतना ज़बरदस्त मौसम होता है तो ये मूड आपका खुद ब खुद जो है वो खुशगवार हो जाता है। मौसम की डिटेल्स भी आगे चल के शेयर करेंगे। फ़िलहाल आगाज़ कर लेते हैं आज के शो का, आज की टॉप स्टोरी से। लीड स्टोरी क्या है जी? खबर है जी, कोरोना वायरस के मुख्तलिफ वार जारी हैं। कोरोना मजीद 19 कीमती जानें निकल गया। कमिश्नर लाहौर का एक्शन प्लान तैयार, चीनी जखीरा करने वाला जेल जाएगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद, सील दुकान लॉकडाउन खत्म होने से पहले नहीं खुल सके। और शहर में फिर कचरे के ढेरों से ताफुन फैलने लगा, जगह जगह कचरे, अवाम परेशान। वेलकम बैक नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। इन्हीं खबरों को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद सिप्रा साहब। वालेकुम क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ तो मैंने जाना है, लेकिन क्योंकि मैं रिपोर्टर्स हमारे फील्ड में रहते हैं और पूरा दिन ऑब्जर्व करते रहते हैं सूरत हाल को। कल संडे था, आप ड्यूटी पर थे, लोगों को कैसे देखा रिएक्ट करते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से थोड़ी गवर्नमेंट ने सख्ती की है उसके बाद थोड़े हालात चेंज नज़र आ रहे हैं। कम अज़ कम मास्क पहनना जो है वो शहरियों की जानिब से उन्होंने शुरू कर दिया है। अब देखें, अल्टीमेटली ये हम हमेशा से कानून या हमेशा से पुलिस को खड़े करके या चलान करके तो ये नहीं चला सकते ना मामला सारे। इसलिए मेरे ख्याल में अब आवाम को अपने रवैये, जो पुलिस की असल ड्यूटी होगी, पुलिस उससे एक साइड पे हो जाएगी। बेसिकली तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है ना, हमारी माल और जान की हिफाजत करना उनकी जिम्मेदारी है। वो भी नहीं कर रहे वैसे, माजरत, बस उसको छोड़े। ये बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर ये शुरू कर दी तो बात यह है कि अब मेरे ख्याल में अवाम जो है वो थोड़ी संजीदा भी नज़र आ रही है, जिस तरह भी आ रही है। चाहे गवर्नमेंट ने सख्ती की, चाहे चलान शुरू हुए, चाहे आपको FIR के ज़रिए आपको हवालात में बंद किया गया, जिस तरह भी हुआ, लेकिन अब शहर में वो चेंज नजर आ रही है, वो तब्दीली नजर आ रही है कि किस तरह करते सुना है कि अगर मास्क के बगैर गए तो आपको रोक लिया जाएगा। हमारे घर में हो रहा है, आपस में डिस्कस कर रहे हैं ना लोग फैमिली में कि फलां बंदे को वहां रोक लिया, फलां बंदे को। कम से कम खौफ तो हुआ है ना। देखिए, खौफ इस तरह है कि गवर्नमेंट इस बात पे संजीदा है कि सेहत का ख्याल रखा जाए। अवामुन नास की जो सेहत है, जो कोरोना वायरस की वजह से जो फैल भी रहा है और उसका फैलाव इस कदर बढ़ रहा है, उसको रोका जाए। तो उसको रोकने का वाहिद हल जो है पूरी दुनिया में जो दरियाफ्त हुआ वो यही है कि आप समाजी फासला बरकरार रखें। आप जो गेट टुगेदर करते हैं, जो इज्तिमात करते हैं, उससे परहेज किया जाए। तो उससे परहेज किया तो मेरे ख्याल में हालात ठीक होंगे। और अब क्या था कि एक ही वाहिद जो है जिस पर जोर दिया जा रहा था कि लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का पहनना शुरू कर दें। तो अब आवाम की जानिब से जब मास्क पहनना शुरू किया गया है तो मेरे ख्याल में हालात में ज़रूर बेहतरी आएगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी बात रह गई कि समाजी फासला हमने किस तरह बरकरार रखना है। गवर्नमेंट सेक्टर पे अभी तक कोई ऐसा नहीं है। NCOC ने नोटिफिकेशन भी किया और बड़ा वाज़ेह अहकाम दिए कि 50% तक हाजिरी को कम किया जाए और उसके बाद दफातर को चलाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की जानिब से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे ऑफिसर्स, उसके साथ ऑफिशियल्स जो हैं, ये सब लोग जो हैं वो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। अगर वही लोग जब अपने घरों में जाएंगे, ये चीजें तो हम मेंशन भी कर रहे हैं कि जिस तरह आप लेस्को से, दुरे नायाब, वापडा से, हर जगह से अपडेट करता है कि कहीं पर SOPs को उस तरह फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से इन इदारों में केसेस भी आ रहे हैं। और अगर हुकूमती इदारे हैं यहाँ पर ही अगर इस तरह से हम देखें कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है, फिर
लोगों से क्या शिकायत करनी? मैं वही आ रहा हूँ कि आप अगर मिसाल बनेंगे, गवर्नमेंट इदारे अगर मिसाल बनेंगे तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। अच्छा, बेसिक क्या है मसला हमारे कि हमारे ऐसे जो जिन इदारों का आपने जिक्र किया है, यहाँ कंज्यूमर ने आना ही आना है। सार्फिन के मसाइल उस वक्त हल होने जब सार्फिन को दहलीज पे जाना है। कस्टमर सर्विसेज सेंटर बने हुए हैं, वहाँ जाना पड़ेगा आपको। दीगर जो ऑपरेशन के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ अगर आपको कोई मसला है, डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जमा करवाने हैं, तो वह आपका सारा आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन जो हुकूमत ये कहती है कि ज़रूरी अगर बहुत है तो फिर जाएं, और फिर इस सूरत में जाएं जब SOPs के मुताबिक आप निकलें। हमारे यहाँ क्या है कि हमने सरकारी इदारों में और महकमों में हाजिरी भी कम नहीं की, और उसके बाद जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद भी कम शुरू किया हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए अगर हम अमल दरामद हमारे डिपार्टमेंट शुरू कर दें, जिस तरह आपने जिक्र किया लेस्को के जनरल मैनेजर और चीफ इंजीनियर्स और मैनेजर्स जो हैं वो इसका शिकार हुए, तो इसका क्या मतलब है कि वहाँ SOPs की वायलेशन कहीं ना कहीं तो हुई है, जिसकी वजह से सारे मामला चल रहे हैं। इसलिए हमें अपने घर से निकलना है, अपने घर से सीख कर निकलना है, अपने घर को सुलझाना है। बिल्कुल आपने सही कहा। शाहिद सिप्रा साहब, अपडेट हम अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक मिनट पहले मैं आपको बता दूं कि कल तक जो 24 घंटे के फिगर्स हमारे पास न्यूज़पेपर के मुताबिक थे, उसके मुताबिक 19 कीमती जाने कल 24 घंटों में कोरोना वायरस से जो है वो लोग जान भाग हुए। और अभी जो अपडेट आई हैं ताज़ा तरीन मालूमात, उनके मुताबिक आपको हम बताते चले कि कोरोना के वार जो हैं वो मुसलसल जारी हैं और 9 अफराद जो हैं वो जिंदगी की बाजी हार गए हैं। यानी कोरोना मजीद 9 जिंदगियां निकल गया। 24 घंटों में कोरोना से 1362 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में कोरोना के 684 मरीज दाखिल हैं और इसके साथ साथ कोरोना के 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। यानी ये वो मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर पर शिफ्ट करना पड़ता है, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सूरत हाल में किस तरह से बिगाड़ पैदा होता चला जा रहा है। कोरोना से कीमती जानों के ज़िया का सिलसिला जो है वो जारी है। 24 घंटों के फिगर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके मुताबिक 9 कीमती जिंदगियां कोरोना मजीद निकल गया है। और कोविड से मुतासर आपको बताते चले 1362 नए मरीज भी रिपोर्ट हुए हैं। अस्पतालों में कोरोना के 684 मरीज दाखिल हैं और कोरोना के 186 मरीजों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। ये हमारे पास थी अपडेट्स जो कि आपके साथ शेयर की हैं। शाहिद सिप्रा साहब, ये केसेस हर रोज़ हम देख रहे हैं बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम कम अज़ कम देखें, हुकूमती हिकमत अमली DC साहब को देख लें, कमिश्नर साहब को देख लें, तमाम मशीनरी भी इस टाइम एक्टिव है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त है कि आपकी पूरी मशीनरी एक्टिव होने के बाद, इंतज़ामिया मुतहर्रिक होने के बाद भी हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, जब गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि मार्केट्स को बंद किया जाए और 2 दिन हफ्ते में भी बंद किया जाए, और उसके बाद जो उनकी टाइमिंग्स औकातकार उन्होंने जारी कर दी है, उसके बाद कमिश्नर की आप बात कर लें या DC की या उनके असिस्टेंट कमिश्नर या जितना भी उनके नीचे इंतज़ामी जो डिपार्टमेंट्स हैं झेली, उनके इदारे, उनके महकमे जो हैं वो काम कर रहे हैं इस वक्त, वो आपको नज़र भी आते हैं। पुलिस जो है वो भी आपको काम करती नजर आती है। लेकिन बात यह है कि हम लोग खुद भी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अवाम को संजीदा होने की ज़रूरत है। अब जो वो बात करते थे कि कोरोना कुछ भी नहीं है, तो ये जो इतने केसेस हैं ये हम 100 पे भी आए, 80 पे भी आए, और आज हम 1000 पे क्रॉस कर गए और 1500 से भी तजावुज़ किया हमने बीच में जी। तो इसकी क्या वजह है कि ये जो बीमारी है ये वबा एग्जिस्ट करती है। इस पर देखो उलमा की जानिब से फतवे भी है। उसके बावजूद अगर आवाम गैर संजीदगी का मुजाहरा करे तो मेरे ख्याल में हालात बिगड़ने हैं, ठीक नहीं होने। अच्छा, अब क्या है कि माह मुकद्दस हमारे पास आ रहा है, रमजान मुबारक आ रहा है। इनमें नमाज जो है वो ज्यादातर लोगों की तरजीह होती है कि आपने मसाजिद में जाना है। हाँ, उसके बाद तरावी होनी है, आपकी शबीना होना है आखिरी अशरे में, तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जाती है, एतकाफ भी बैठना है। अच्छा, इन हालात में अगर यही हमारे पास जो 10 से 12 दिन हैं रमजान से पहले अगर हम लोग कंट्रोल कर लें तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। कुछ अदरवाइज इसका कोई हल नहीं है। सिर्फ एक एहतियात ही करनी है कि आप सिर्फ एहतियात करें। खैर, कल तो स्कूल्स के हवाले से भी फैसला होगा और इतना खौफ आ रहा है अब इन चीजों को देखते हुए बच्चों में केसेस आ रहे हैं। देखिए, स्कूल खुलते तो नहीं दिखाई देते, मुझे नहीं लगता कि स्कूल भी होने भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिस तरह से हर रोज हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल से 10 से 12-15 बच्चे रिपोर्ट होते बता रहे हैं, तो ये चीजें जो हैं वो फिर अभी हम अगर एहतियात कर लेंगे तो बच्चों को आप जितना मर्जी सिखा दें, बता दें, समझा दें, बच्चे उस तरह से एहतियात, यहाँ बड़े नहीं एहतियात करें तो आप बच्चों से क्या तवक्को कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको लास्ट टाइम एक मिसाल दी थी कुछ दिन पहले
कि आपने एक शो में, आपके शो में बैठ के मैंने मास्क उतारा था और मेरे बेटे ने शाम में मुझे कहा था कि बाबा कोरोना खत्म हो गया, आपने मास्क उतारा हुआ था। इसका क्या मतलब है कि बच्चे आपसे सीखते हैं। बिल्कुल सही कहा। जो आप कर रहे होंगे बच्चे उसी पे जाएंगे। अगर घर से ही अगर किसी ने, फैमिली ने निकलना है, वो मास्क के बगैर निकल रही है, उसको दीगर जो SOPs है उनकी वायलेशन कर रही है, तो बच्चे भी उसी तरह ही करेंगे। इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि बड़े जो लोग हैं वो संजीदा होकर SOPs पर कम से कम अमल दरामद करें तो हालात ठीक हो जाएंगे। पूरा साल हमने ये खबर डिस्कस की मॉर्निंग शो में, दीगर शोज में भी ये डिस्कस होती रही कि SOPs पर अमल दरामद करें, हालात खराब हो जाएंगे, लेकिन ना हुआ। अल्टीमेटली साल बाद हम वहीं पर खड़े हैं, बल्कि मेरे ख्याल में उससे ज्यादा हो गए, हालात उससे ज्यादा खराब हो गए। तो और यही खराब होंगे अगर आज भी देखें, शरह अमवात देख लें रोजाना की, लोग जो हैं वो इस दारे फानी से कूच कर रहे हैं। इसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनको मैं जानता हूं, हमारे मतलब दोस्त अहबाब हैं, जिनकी पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं इफेक्ट हुई हैं, अपने घरों पे हैं वो। इसका क्या मतलब है कि इस वबा को फैलाव से रोकने के लिए हमें जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है और कम से कम मास्क पहनकर समाजी फासले को बरकरार रखना, कोई और हल नहीं है। ये दो चीजें हैं। अगर आप कम से कम ये कर लेंगे तो आप कम से कम वो जो होता है ना कि अपनी जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं और इससे आप बच भी सकते हैं। खैर, खबर को मुझे वाइंड अप करना है और इन दी एंड मैं ये दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हम सबको ही महफूज रखे। लेकिन कोविड से अब जो है इसके फैलाव को रोकने के लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, हमने उस पर भी बात करनी है। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद और सील दुकान लॉकडाउन खत्म से पहले नहीं खुलेगी। इस पे हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और खबर यह है जी, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर आला सतह का इजलास हुआ है। वज़ीर आला ने इस इजलास की सदारत की है और इजलास की डिटेल्स आपको मैं बताती चलूँ जी। फ़रोग़ तालीम और तालीम तक रसाई के इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। इस इजलास में तालीम के फ़रोग़ के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। 27,000 से ज़ायद स्कूल अपग्रेड होने से इनरोलमेंट में इजाफा। स्कूलों में जनूबी पंजाब के 10,000 से ज़ायद स्कूल शामिल हैं। पहले फेज़ में 20,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में 6,653 एलिमेंट्री स्कूल अपग्रेड किए जाएंगे। तीसरे मरहले में हाई सेकेंडरी स्कूल लेवल अपग्रेड किए जाएंगे। प्राइमरी स्कूलों में सेकेंड शिफ्ट एलिमेंट्री क्लासेस शुरू की जाएंगी। सो नाज़रीन, ये अहम खबर थी, आपने जान ली। और अगली खबर जो हम डिस्कस करने वाले हैं, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल आपके साथ हमने डिस्कस कर ली। और ख़बर यह है जी, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी और सील दुकान लॉकडाउन ख़त्म होने से पहले अगर खोली जाएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बायस हफ्ता और इतवार को सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। पाबंदी 10 से 25 अप्रैल तक होगी। शायद सिप्रा साहब, मेरे ख्याल से ये वो इकदाम हैं जो कि अब नागुज़ीर हैं, जिनके बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता। देखें, मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगी है तजवीज़, अगर फैसला भी हो चुका है तो बहुत अच्छा है कि वो दुकान जहां पर SOPs की वायलेशन होगी वो सील होगी और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक नहीं खुलेगी। क्योंकि ताजिर इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। मैं कहता हूं कि ये कमिश्नर साहब ने किया है, चाहे पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, जिसने भी किया है बहुत अच्छा डिसीजन किया है। उसकी क्या वजह थी कि आज आप सील करते हैं, 2 दिन के बाद वो डीसील हो जाती थी और चाहे वो कोर्ट से करवा लेते थे, चाहे किसी और जगह पर जाकर उनके जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनके जरिए उसको खुलवा लिया जाता था। ये बहुत अच्छा डिसीजन। इससे क्या मैसेज जाएगा? अब पूरी मार्केट में अगर 2 या 1 दुकान जो है वो सील होती है, उससे ये पैगाम जाएगा ताजर बरादरी पूरी में कि अगर किसी ने वायलेशन की तो उसकी वजह से उसका खमियाजा आपको दुकान की बंदिश की सूरत में भुगतना पड़ेगा। हुकूमत चाहती है कि छोटा चादर बड़ा ताजर उसका कारोबार चलता रहे, मामूलात ज़िंदगी जो है वो चलती रहें। औकातकार मुख्तस किए गए और उसके बाद 2 दिन के लिए बाजार और मार्केट को बंद किया गया। ये भी उस सूरत में किया गया कि कोरोना का फैलाव जिस तरह बढ़ रहा है इसको रोका जाए। लेकिन आज अगर ताजर बरादरी और दुकानदार ये चाहें कि हम कारोबार करें तो उनको एहतियाती तदाबीर अपनाना होंगी। उनके पास जो कस्टमर आएगा उसको आपने मास्क ही पहनाना है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अगर और ज़्यादा कस्टमर आए तो उनको समाजी फासले के लिए कोई ना कोई आपके बंदोबस्त कर लें तो मेरे ख्याल में हालात बेहतर हो सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत अच्छा डिसीजन है। इस पर अमल दरामद भी होता नज़र आना चाहिए। जब अमल दरामद होगा, मैं कहता हूं कि एक मार्केट में आप एक मिसाल बनाएंगे, बाकी सबके किबला और सारे दुरुस्त हो जाएंगे, किसी की तरफ और नहीं आएगा, कोई ताजर या दुकानदार उसकी वायलेशन करता दिखाई आपको नहीं देगा। दूसरी बात, हम लोग आ जाते हैं कि गुंजान आबाद इलाके या शहरी जो इलाके हैं यहाँ दुकानें खुली हैं। मैंने लास्ट टाइम बात की कि आपका जो शादरा का इलाका है
जो बेगम कोट का इलाका है, यहाँ कोई SOPs जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, इसलिए वो भी लाहौर का हिस्सा है। गवर्नमेंट को उसकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। वहाँ से भी रोजाना हज़ारों लोग जो हैं वो लोग शहर की तरफ ट्रैवल करते हैं, चाहे मजदूरी की सूरत में, चाहे नौकरियों के लिए आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि बैन सूबाई जो ट्रांसपोर्ट है आप उसको बंद कर रहे हैं, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन कहीं ना कहीं आपको नजर आया होगा कि सुबह एक सूबे से दूसरे सूबे में जो लोग जा रहे हैं उसकी वजह से कोरोना जो है वो वबा फैलने के खदशात हैं। ठीक है, 2 दिन आप इसको बंद कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो इज्तिमात हो रहे हैं या जहाँ पर जो लोग जमा हो रहे हैं वो हमारे पास अभी सिर्फ मार्केट ही हैं, बाजार ही हैं, जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जाती है, अपनी खरीदारी करती है। मेरे ख्याल में ये 1 हफ्ता रह गया, शादियों का सीजन चल रहा है, लोगों ने जाना है, उसके बाद शायद रमजान शुरू हो, मुबारक शुरू हो जाएगा, तो रमजान शुरू होगा तो 10-15 दिन खवातीन को कुछ तो आराम आएगा ना, 10-15 दिन तो घर पे बैठेंगे ना। अच्छा, उसके बाद फिर ईद की शॉपिंग, उसके बाद ईद की शॉपिंग शुरू होगी ना। देखें मार्केट्स में आपके 80% जो है आपको खवातीन नजर आती हैं, माजरत के साथ कह रहा हूँ, लेकिन होता यही है, खवातीन ही शॉपिंग करने के लिए जाती हैं। अच्छा, अब ये चीजें हैं कि हम टाइम के साथ सीख नहीं रहे। हमने पिछला साल भी गुजारा और हमने कहा कि अगर हम महदूद रहेंगे और अपने आप को महफूज रख सकेंगे तो इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर आएंगे, लेकिन हमने लोगों के रवैये ऐसे नहीं देखे। अब देखें ना, आप फोर्सफुली आप करवा रहे हैं, चलान का सिलसिला शुरू हुआ, आपको मोटरसाइकिल सवार भी, इवन कार में अगर सफर कर रहे हैं 3-4 लोग, वो भी मास्क लगाते आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। ये अगर वही आज से हम साल पहले या 6 महीने पहले कर लेते तो मेरे ख्याल में हालात ठीक हो जाते, लेकिन हुकूमत ने उसको अवाम का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मामूलात जिंदगी को हमने चलाना है, जो सफेद पोश तबका इससे मुतासिर हो रहा है उसके घरों में फाके हो रहे हैं, हमने उनकी मजदूरी को बंद नहीं करवाना। ये फैसले तो इसलिए हुए थे ना कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया जाए, स्मार्ट लॉकडाउन भी आया, उसके बाद एक और माइक्रो स्मार्ट भी आ गया, लेकिन उसका फायदा ना हुआ। और आज हम इस मकाम पर आन पहुंचे हैं कि हमें दोबारा वही पिछले साल का मार्च अप्रैल जो है वो याद आ रहा है, जब ये कोरोना का आगाज हुआ था, यहाँ पे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए थे। लेकिन आज अगर सख्ती कर रहे हैं हम लोग, तो मेरे ख्याल में सख्ती से निकल कर आवाम को खुद संजीदा होना चाहिए। बिल्कुल, उनको ये नहीं है कि पुलिस या ट्रैफिक या सिटी ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े हैं। आप 2 दिन के लिए अगर लेट्स सपोज ट्रांसपोर्ट बंद भी कर देते हैं, तो आपके बाकी 4 दिन हफ्ते के अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे, अगर आपके ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो समाजी फासला मेंटेन नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए ट्रांसपोर्टर्स को भी पाबंद बनाने ना, कि कम से कम डिस्टेंस रख के लोगों को बिठाएं, इस चीज़ के SOPs की पाबंद बनाएं। आप 2 हफ्ते बंद कर देंगे, बाकी 3-4 दिन SOPs की धज्जियां उड़ा दें, आप किस तरह रोक? मेरी बात सुनो, जिस तरह ये किया ना कि एक दुकान अगर उसमें वायलेशन है तो हम उसको बंद रखेंगे, एग्जैक्टली मेरे ख्याल में जिस बस में वायलेशन उसको बंद कर दिया, उसको भी बंद। बिल्कुल, फिर आपको इन चीजों को थोड़ा सा, अगर दोबारा वहाँ वायलेशन हो तो उसका जो जहाँ स्टैंड है उसको पूरा बंद कर दें, उस कंपनी की ट्रांसपोर्ट जो है उसकी जो बसेज है उसको बंद कर दें, तो फिर ठीक होगा। क्योंकि अवाम ने प्यार से समझना ही नहीं है। पूरा साल अगर नहीं समझी तो मेरे ख्याल में अब भी हुकूमत वक्त जो है वो कहती रहे कि कोरोना है, इसका फैलाव हो रहा है, बच्चों को महफूज बनाएं, बुजुर्गों को, अपने आप को, अपने प्यारों की जिंदगियों को बचाएं, तो ये कहती रहेगी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होगा। शरह अमवात इस तरह बढ़ रही है, उसके बावजूद लोगों में जो पिछले साल खौफ की फिजा बनी थी आज नहीं बन रही। आप सही कह रहे हैं। इसलिए आपको यूनिफॉर्म में खड़े जब लोग नजर आएंगे, आपके चलान होंगे, मोटर बाइक्स बंद होंगी, गाड़ियों पर सवार जो लोग जा रहे हैं जब उनको उतार दिया जाएगा कि आप मास्क पहने, तो मेरे ख्याल में फिर ठीक होंगे। और अब लोग जो हैं उस तब्दीली नजर आ रही है। बिल्कुल, लोग लाहौर शहर में तो नजर आ रहे हैं कि इंप्लीमेंट करते दिखाई दे रहे हैं, दीगर शहरों में भी होना चाहिए, छोटे शहरों में भी लोग कोशिश तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चीजें आ रही हैं। बिल्कुल, मुख्तलिफ किस्म के लेकिन लाहौर शहर में क्योंकि इसलिए सख्त पाबंदी की भी जरूरत है, यहाँ पर जिस तरह से मुस्बत केसेस की शरह में रोज ब रोज इजाफा हो रहा है, तो ये जितने स्टेप्स जो हैं अब वो मैं कहूँगी कि सख्त अमल जो है वो आना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता चला जा रहा है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और खौफ उससे बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आती वो कौन से लोग हैं जिनको वाकई खौफ नहीं आ रहा, जो वाकई अभी भी ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है। तो आई एम सॉरी, उन लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने इर्द गिर्द लोगों को कम से कम देखें, जिनकी फैमिलीज़ मुतासिर हैं, उनसे पूछें कि उन पर क्या गुजर रही है। ब्रेक के बाद हमने आके जी डिस्कस करना है, कमिश्नर लाहौर साहब की जानिब से एक्शन प्लान तैयार किया गया है, चीनी ज़ख़ीरा करने वाला जो है अब जेल जाएगा। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद करेंगे और चीनी की हम बात कर लेते हैं, जिसकी मिठास मैं अब कहती हूँ अक्सर ही कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुकम्मल ख़त्म ही होके रह गई है।
अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि बार बार ये कहा जाता है चीनी का सरकारी रेट ये है, मार्केट में इतनी कीमत पर मिल रही है और जो सस्ती मिल रही है वो सब स्टैंडर्ड मिल रही है, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन कमिश्नर साहब ने हमारे ही शो में इस चीज़ को वाज़े तौर पे कहा था कि बिल्कुल भी जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़, माफिया के ख़िलाफ़ इनको नहीं छोड़ा जाएगा, मुकम्मल क्रैकडाउन किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। और आज भी कल गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर साहब ने वाज़े कर दिया ये कि चीनी ज़ख़ीरा करने वाला जेल में जाएगा और इसके लिए एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। शाहिद सिपरा साहब क्या कहेंगे, अब ये मसला हल हो जाएगा? मुझे लगता है, मुझे ये बताएं कि साबिक दौर हुकूमत में और मौजूदा दौर हुकूमत में कितनी दफ़ा आपने सुना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को आपने कानून के कटहरे में खड़ा किया है? कभी भी नहीं, उनको सजा दिलवाई है? ये माफिया है सर, इसको माफिया कह के जान छुड़ा ली जाती है। ये माफिया है, इसको आप नहीं काबू कर सकते। देखें, आप कहें कि हम 85 रुपए फी किलो के हिसाब से चीनी की दस्तयाबी यकीनी बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल हमने लेकिन आप सरकारी रेट तो निकाल सकते हैं ना, आप ये तो कह सकते हैं ये सरकारी निर्ख है और उसके बाद जो मर्जी हो रहा है मार्केट में। नोटिफिकेशन का क्या फायदा? नोटिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है सर, यहाँ पे यही रिवाज है, आपने बस सरकारी निर्खनामा निकाल के आप सुकून से बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये बताएं कि आप उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो इस मसनूई किल्लत का बाइस बनते हैं? बिल्कुल, जो आपकी मार्केट में एक चीज को अचानक कम कर देते हैं और उस वक्त उसको बाहर आने देते हैं जब उसकी कीमत में इजाफा हो चुका होता है और लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है उसकी खरीदारी के लिए। और ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म का नेटवर्क है, इसको तोड़ना, आपकी गवर्नमेंट अगर संजीदा हो तो इसको तोड़ा जा सकता है। और ये क्यों नहीं तोड़ा जाता? ये इसमें आपके बाअसर लोग होते हैं, बाअसर सियासी शख्सियात जो हैं वो इसमें मुलविस होती हैं, इसलिए आप इस नेटवर्क को ब्रेक नहीं करते और अल्टीमेटली उसका खमियाजा जो है आपकी गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। आपको याद होगा गुज़श्ता साल जब माह मुबारक आया, इसी तरह चीनी का मामला बना और लोगों ने वो चीनी और आटा उसकी खरीदारी ही ना की। उन्होंने कहा कि सब स्टैंडर्ड है, नाकिस क्वालिटी है, गैर मयारी है, ये चीनी हम नहीं खरीदेंगे। उसके बाद आटे का भी यही हुआ, आपने ट्रक खड़े कर दिए, आज भी सड़कों पर नजर आते हैं ट्रक खड़े हुए, लेकिन खरीदार आपको नजर नहीं आता। लोग महंगे दामों आटा खरीद रहे हैं लेकिन क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। इसलिए हुकूमत वक्त और रियासत की यह जिम्मेदारी है कि वो क्वालिटी पर कंप्रोमाइज ना करे। रेट चाहे आप 20-30 रुपए उसको बढ़ा लें, लेकिन क्वालिटी को डाउन करके आप कम कीमत पर फरोख्त करेंगे तो लोगों की सेहत का मामला है वो खराब होंगी। अच्छा, बात है चीनी की। माह मुकद्दस में चीनी का इस्तेमाल बढ़ना ही बढ़ना है, मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, आटा चीनी इसका इस्तेमाल बढ़ना ही बढ़ना है। अब क्या है कि अचानक माफिया एक्टिव हुआ, आपकी मार्केट में चीनी जो है वो कम हुई, जब कम होती होती जाएगी, गुज़श्ता साल भी इसी तरह हुआ कि आपके जर्नल और करियाना स्टोर जितने थे गुंजान आबाद इलाकों में वहां चीनी नहीं मिलती थी, अगर मिलती थी तो महंगे दामों, आपके 95 रुपए, 92 रुपए, 90 रुपए तक आपको मिलती थी। आज 110 रुपए भी फरोख्त हो रही है, 102 रुपए, 105 रुपए भी अपना रेट है, मतलब गवर्नमेंट का कोई रेट उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मुझे बताएं कि दुकानदार कहते हैं कि महंगे दामों जब हम मार्केट से चीनी खरीदेंगे तो कम कीमत पर किस तरह फरोख्त करेंगे, तो दुकानदार किस तरह ये उठाएगा बोझ? बिल्कुल ऐसे, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सब्सिडी दे। लेकिन आप देख लें कार्रवाइयां इन दुकानदारों के खिलाफ नहीं, मेरी बात सुने ना, छोटे दुकानदारों को पकड़ने का फायदा ही नहीं है। छोटा दुकानदार अगर 90 रुपए ला रहा है चीनी और 195 रुपए या 98 रुपए तो वो बेचेगा, उसने नहीं अपना मुनाफा अपने बच्चों की रोजी कमानी। ऐसे ही है। आप उन लोगों को पकड़ें जो जखीरा करते हैं, जो मसनूई किल्लत पैदा करते हैं, ये नहीं पकड़ सकते। रियासत उनको, आज तक मेरे सामने ऐसा कोई नहीं आया कि रियासत ने पकड़ा हो और कानून के कटहरे में खड़ा करके आवाम को बताया हो कि ये आपका मुजरिम है, इनकी वजह से चीनी जो है वो गायब हुई थी, इनकी वजह से आटा गायब हुआ था, इसलिए आज हम इनको कानून के मुताबिक सजा दिलवा रहे हैं। ये नहीं हो रहा, अब भी यही होगा। मुझे बताएं कि सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल साहब ने कहा था लास्ट ईयर कि जो आपका मुर्गी का रेट है हम इसको कंट्रोल करेंगे और जो सरकारी रेट होगा, नान रोटी की कीमत पर उन्होंने इतने ज्यादा स्टेटमेंट दिए, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। आज भी आपका मुर्गी का रेट देख लें कि सोशल बाइकआउट थोड़ा चला तो 50-60 रुपए नीचे आ गई, अदरवाइज तो आज भी 300 से ज्यादा है, 320-25 रुपए फरोख्त हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ये रियासत के बस में नहीं है। ये उस वक्त होगा जब आप इनको पकड़ेंगे, सजाएं दिलवाएंगे, जजा सजा का अमल होगा, फिर मामलात होंगे। ये छोटा जनरल स्टोर, करियाना स्टोर गली मोहल्ला में बंद करके
या सील करके कारकर्दगी दिखा देंगे तो उसका कोई फायदा अच्छा, नहीं होगा। क्या प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के जरिए कंट्रोल की जा सकती है चीजें? एप्लीकेशन भी बताया था कमिश्नर साहब ने कि बनाई जाएगी और कीमतों पे चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। जो एप्लीकेशन यूज करते हैं ना वो इन करियाना स्टोरों पे नहीं जाते हैं, वो इन जनरल स्टोर्स पे नहीं जाते हैं, वो बड़े बड़े मार्ट्स पर जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो वहां जाते हैं और उनको ये नहीं होता कि कीमत कितनी है, उन्होंने ट्रॉली पकड़नी है, उठानी है चीनी, बिल बनना है और उन्होंने कार्ड देना और बिल करवा के चले जाना है। ये ऐप्स और ये एप्लीकेशन ये उनके लिए हैं। सही कह रहे हैं। गरीब आदमी से पूछें जिसने 1000-1200 रुपए शाम को रोजी लेनी है, उसी में से चीनी लेनी है, उसी में से चाय, उसी में से दूध, उसी में से बच्चों के लिए बाकी चीजें भी लेनी है, उसको पता है कि चीनी जो है वह 2 रुपए भी बढ़ेगी फी किलो के हिसाब से, उसका बजट मुतासिर होगा। सही कहा। ये गुरबा का ये मामला नहीं है कि आप मोबाइल में एप्लीकेशन दे दें और सारी चीजें निकाल दें। आप ग्राउंड रियलिटी पे जाएं, अमली तौर पर मुजाहिरा करें कि गरीब और मतवसत तबका किस तरह पिस रहा है, उनके मामलात किस तरह चल रहे हैं। माह मुकद्दस में अगर ये मामलात रहे तो मेरे ख्याल में मैं तो ये शहरियों से अपील करूंगा कि ये 10 दिन है चीनी का बाइकआउट करें, और मेरे ख्याल में माह मुबारक में भी अगर बाइकआउट करेंगे थोड़ा तो ये हालात ठीक हो जाएंगे। सोशल बाइकआउट से माजी में भी हालात ठीक हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। रियासत ने नहीं ठीक किया, सोशल बाइकआउट जब आवाम खड़ी हुई, ये वो चीजें हैं जिसका आप बाइकआउट करना भी चाहें तो आप उस तरह से नहीं कर सकती हैं। बेसिक नीड की चीजें हैं, घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, बच्चों के लिए ये लाजमी चीजें हैं। आप चाहते हुए भी उस तरह से बाइकआउट इसका नहीं कर सकते। इस चीज से तो आप एग्री करेंगे, बहुत मुश्किल चीज है। बिल्कुल इसी तरह है। और जिस तरह माह मुकद्दस में मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ जाता है तो चीनी भी है उसका भी आपका जो खपत है उसमें इजाफा हो जाता है। ये इसलिए माफिया एक्टिव होता है, इसलिए ये जखीरा अंदोज एक्टिव होते हैं। उनको मालूम है कि किस मकाम पर कौन सी चीज़ जो है इसकी ज़रूरत बढ़ने वाली है और हमने इसको किस तरह कंट्रोल करना है, तो ये हालात चले जाएंगे। और आने वाले कल में आप देखिएगा, एक और आपको बात बता, इस दफ़ा जो गंदम का रेट मुकर्रर हमने किया है और आटे की कीमतें इस तरह कदर बढ़ जाएंगी कि आम जो आदमी है वो आटे की खरीदारी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपने जाते जाते ये भी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 1800 रुपए फी मन के हिसाब से हमने कहा है, ठीक है, किसानों को इसको बड़ा फायदा होगा, किसानों का ये हक भी है, उनको मिलना भी चाहिए। जिस तरह डीजल बिजली की कीमतें बढ़ी, जिस तरह खाद की कीमतें बढ़ी, उनको मिलना चाहिए। लेकिन ये चीजें उस वक्त मामला ठीक होंगे जब गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी देगी। बिल्कुल आपने सही कहा। सब्सिडी आप यूटिलिटी स्टोर्स पर तो दे रहे हैं, आप आम चीनी पर दे देना। सब्सिडी भी आपको जैसे ही माह मुबारक शुरू होगा पता चल जाएगा। मुझे बताएं कि आप कब गए यूटिलिटी स्टोर? मैं क्यों जाऊं यूटिलिटी स्टोर जब मुझे ये पता है कि वहां पर आपको जो चीजें ज्यादा इस्तेमाल होती हैं, आटा, चीनी, बेसन, आपको रमजान में वो रैक खाली नजर आते हैं, मैं क्यों जाऊं? तो फिर मुझे ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर पर आप अरबों रुपए की सब्सिडी देकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दें और बहुत हाईलाइट भी करवा दें, उसका कोई फायदा है? बिल्कुल कोई फायदा नहीं। आप चीनी पर सब्सिडी दें ना, आप आटे पर सब्सिडी दें और पूरी मार्केट में दें। बिल्कुल सही कहा आपने। पूरी मार्केट में आप कहेंगे 85 रुपए किलो हमने फरोख्त करनी है। शुगर मिल से या मंडी से जो चीनी आई है, अगर सपोज 90 रुपए भी आ रही है तो हमने 85 देनी, 5 रुपए फी किलो, या किसी हिसाब से सब्सिडी देना लोगों को। बिल्कुल सही। तो फिर तो समझ आएगी। आप उस चीज पर देते हैं सब्सिडी जहां लोग जाते नहीं है, जहां लोग जाते नहीं है। यूटिलिटी स्टोर पर इस नौयत के घी पड़े होते हैं जो मैंने कभी सुने ही नहीं, कभी नाम पड़े ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, कभी नाम भी नहीं सुने। खैर, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और डीसी साहब को कहा है कि जी ऑपरेशन की निगरानी खुद करें और सरप्राइज विजिट कमिश्नर साहब कह रहे हैं मैं करूंगा। तो चलिए, ये तो वक्त ही बताएगा कि हालात किस तरह से कंट्रोल होते हैं। खैर, ब्रेक के बाद वापस आके कुछ बात करेंगे। शहर में कचरा हर जगह फिर नजर आने लगा है, लेकिन इसका हल निकलता कोई नजर नहीं आ रहा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और कुछ शहर के हालात डिस्कस कर लेते हैं। जी, शहर में एक बार फिर से हर जगह ताफुन और कचरा नजर आ रहा है और अब तो शहरी ये शिकायत कर रहे हैं कि वो बीमार पड़ने लगे हैं, बदबू से उनका बुरा हाल होने लग गया है। क्योंकि आपको किसी भी इलाके में चले जाएं, कचरे के ढेर इस तरह से नज़र आ रहे हैं, कंटेनर कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे। अब LWMC की जानिब से ना तो कोई प्लान भी बनाया गया है कि किस तरह से इस चीज़, मेरे ख्याल से चीज़ें LWMC की वो कहते हैं ना कि हिम्मत से बाहर हो गई है संभालना। शहर बड़ा है, आपके पास अमला उतना नहीं है, आपके पास मशीनरी उस तरह से नहीं है, फिर आपके अंदरूनी मसाइल इस कदर ज़्यादा हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने शहर की सफाई किस तरह से मुमकिन बनानी है। शायद सिप्रा साहब, ये तो आने वाले 3 महीनों का दावा किया था, जो हमारे पास CEO साहब आए थे उनकी जानिब से, लेकिन मुझे तो 3 महीनों में भी ये साफ़ सुथरा होता शहर नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताएं, जब आप शुरू में बात कर रही थी उनका अमला कम है तो ये हमारा सब्जेक्ट है? बिल्कुल उनके पास गाड़ियाँ हैं नहीं है या कम है तो हमारा सब्जेक्ट है? बिल्कुल नहीं।
उनके पास मैन पावर नहीं है, तो फिर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, आवाम का सब्जेक्ट है, नहीं है। अवाम तो यकीन मानिए अब है। पैसे देके अपने घरों से, इलाकों से कूड़ा उठवाने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। लोग अब क्या है, ताफुन फैलेगा, अब मामला गंभीर होंगे। उसकी वजह क्या है कि आपके शहर में चौक चौराहों पर, गली मोहल्ले की सतह पर आपके जो कूड़ादान है, बाय रोड पे ट्रैवल करें, आपको मेन शाहराएं जहां पर कभी कूड़ा नजर नहीं आया था, ग्रीन बेल्ट्स में आपको कूड़ा गिरा हुआ नजर आ रहा है। उसकी क्या वजह है कि उसको ठिकाने कोई लगाएगा तो वो आपको नजर नहीं ना आएगा। आपने कहा कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट पूरी कंपनी बनी हुई है ना, उसकी एक पूरा स्ट्रक्चर है, वहां लोग तनख्वाहें ले रहे हैं बैठ के, उसके बाद दीगर मराद उनको दी जा रही हैं सिर्फ इस बात की कि शहर को साफ सुथरा रखना है, शहर में किसी जगह पर कचरा नहीं होना चाहिए। बागों का शहर जब कूड़ादान की शक्ल अख्तियार करेगा तो जिम्मेदारों का तयन करने की भी जरूरत है। मुझे बताएं, आज आप कह रही हैं कि चौक चौराहों में कूड़ा जो है आपको इस कदर नजर आता है कि कंटेनर भरे हुए हैं, वहां जो पड़ा है उसको उठाने वाला कोई नहीं है। अभी मानसून शुरू होगा, प्री मानसून कुछ दिन बाद शुरू हो जाएगा, जब बारिशें शुरू हो जाएंगी तो यही कूड़ा जो है ये उनके लिए वबाल जान बन जाएगा। इससे फैलने वाला ताफुन लोगों की जिंदगी उजेरन करेगा, इसकी वजह से जो बदबू है वो इलाके में फैलेगी, लोगों का वहां पे जीना महाल हो जाएगा। इसलिए LWMC को अब संजीदा होने की जरूरत है। आप उस चीज से निकल जाएं कि वो तुर्की की कंपनी थी, उन्होंने गाड़ियां इस्तेमाल की, उन्होंने हमारी गाड़ियां खराब कर दी। ये हमारा आवाम का सब्जेक्ट नहीं है, हमारा ये सब्जेक्ट है कि आप लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, आपकी कंपनी है, आपने कूड़े को ठिकाना लगाना है। सवाल भी आपसे ही होगा कि क्यों नहीं लगाया जा रहा। अगर नहीं लगाया जाएगा तो लाहौर शहर जो है वो गंदगी का ढेर जो है बनता जाएगा। यहाँ पे वाजे करना चाहूंगी, आपने लोगों को इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि पिछला सिस्टम जो अल बैराक का, ओस पाक का चल रहा था उसमें क्या क्या नकाइस थे। आपने एक लंबी लिस्ट बनाई है, आप किसी भी हुकूमती ओहदेदार से पूछ लें, एक लंबी लिस्ट है, पिछले मसाइल क्या क्या थे, कितने अरब रुपए जा रहे थे और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा था। शहर साफ था, अवाम का सवाल यही है। अब आप मुझे सिर्फ ये बता दें, आप अपनी तमाम कैपेसिटी मतलब माजी में कीड़े निकालने पे लगा रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं वो एक्सप्लेन भी नहीं आप सही तरह से। देखिए मेरी बात सुने कि आसान हल यही होता है कि जब आप कारकर्दगी ना दिखा सकें, जब आप मामला को ना संभाल सकें तो माजी पर डाल दें। ये हुकूमतों का भी शेवा रहा है और आपकी कंपनी का भी यही शेवा। मुझे ये बताएं कि चाहे अल बैराक अरबों रुपया लेगी, जो भी लेगी, आपने ही मुआहदे किए, हमारा ही कॉन्ट्रैक्ट था, सारा कुछ था, लेकिन शहर तो खूबसूरत था, शहर में सफाई के मामला तो ठीक थे। आप उनको अरबों रुपया दे रहे थे तो चंद जो करोड़ रुपया लगाकर आप गाड़ियां खरीद लें ना, मैन पावर रख लें, तनख्वाहें के मामला ठीक कर लें, उसके बाद हालात तो ठीक हो जाएंगे। कम अज कम शहर जो है उसकी सफाई तो हो जाएगी। इसलिए माजी पर जाना या माजी की जो कंपनीज हैं उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने किस तरह सफाई रखी, सफाई थी, लेकिन अब आप इसमें नाकाम हो रहे हैं तो आप पूरा मलबा उन पर डाल रहे हैं, तो आप अपना तो बताएं ना। शायद प्रसाद, वक्त कम है हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम याद करने वाले हैं उस शख्सियत को, उस पर्सनालिटी को जो कि सिटी 42 के लिए बहुत ही एक बड़ा नाम था। चीफ रिपोर्टर सिटी 42 असद शाही, जिनको आज हमसे बिछड़े 6 साल बीत गए हैं और टाइम का पता भी नहीं चलता कि टाइम किस तरह से गुजर जाता है। और इन 6 सालों में मेरे ख्याल से सिटी 42 फैमिली में कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा बड़ा काम, जैसे कि हमारे स्टूडियोज़ का जब इफ्तिताह हुआ, नए न्यूज़ रूम का इफ्तिताह हुआ, तो कोई भी ऐसा पल नहीं था जब असद शाही साहब को किसी ने भुलाया हो। जो मोहब्बत उनके होते हुए, जो शफकत उनके होते हुए और जो प्यार सभी लोगों ने उनको दिया, आज भी जब भी शाही साहब का नाम आता है तो सभी लोग उस मोहब्बत, उस प्यार को याद करते हैं और शाही साहब की उस मुस्कुराहट को याद करते हैं। सिटी 42 की जानिब से जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, सबकी जानिब से खुसूसी तौर पर उनके लिए आज दुआओं का भी एहतमाम किया जा रहा है, उनको याद भी किया जा रहा है। और बिलाशुबा हमारी सिटी फैमिली के लिए शाही साहब इस तरह थे जैसे घर में कोई बड़ा होता है, और उनके जाने से जो एक माहौल था, सभी लोग बहुत ज़्यादा अफसरदा होकर रह गए थे। बिलाशुबा उनकी कमी तो कभी नहीं पूरी हो सकती, लेकिन वो सबके दिलों में आज भी ज़िंदा हैं। आज भी सभी लोग जो हैं उनके लिए स्पेशली जब भी ज़िक्र होता है तो उनको याद करते हैं, उनके लिए स्पेशल दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो लोग जिन्होंने शाही साहब के साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, बहुत ज़्यादा उनके करीब रहे, उनके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी कि शाही साहब की
शख्सियत के बारे में। वैसे तो जिस तरह से ऑफिस में उनकी रौनक होती थी, जैसे ही आप न्यूज़ रूम में आ रहे हैं और आपको पता चल जाता था कि साई साहब बैठे हैं, एक काम का जो माहौल बना होता था उससे भी आपको पता चल जाता था कि हर तरफ हर किसी से वो पूछते थे कि किसने क्या काम किया है, किसने क्या काम किया, और उनका एक अपना ही अंदाज़ था और वो अंदाज़ उनका आज भी ज़िंदा है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सीनियर रिपोर्टर और असाइनमेंट एडिटर आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, आपने साई साहब के साथ बहुत टाइम गुजारा, बहुत आप उनके क्लोज भी रहे, कुछ उनके बारे में बताइए। बहुत सारे सफ़र हमारे इकट्ठे थे और जिस तरह से आप जिक्र किए जा रही थी और जिस तरह से फुटेज सामने टीवी पे चल रही मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि जो ज़ब्त के बंधन हैं उनको मैं बांधे रखूं और वो खुल ना जाए। मुझे दुबई का वो टूर याद आ गया जिसमें मैं और साई सुबह उठ के तो सारे लोगों के लिए जो हम एक ग्रुप की शक्ल में गए थे यहाँ से इस दफ्तर के लोग, वो उनके लिए नाश्ता बनाने का, और साई साहब ने मुझे मोटिवेट किया, कहते हैं चल आज उठ हम चलिए। मैं कह जी कितने, कहते सारे वास्ते नाश्ता आज असी बनाऊँगा। अब मेरे लिए बड़ा अमेजिंग था, मैंने असद साई का कभी ये रूप इस तरह से देखा नहीं था। उससे पहले मेरी दोस्ती थी प्रेस क्लब में और बाकी जगहों पे हम इकट्ठे होते थे, लेकिन ये केयरिंग वाली जो थी, और फिर उसने मुझे इस बात पे भी मोटिवेट किया कि हम पहले वॉशरूम्स इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस फ्लैट में हम ठहरे हुए थे, बाकी लोगों को मौका देंगे। अच्छा, ये मेरे लिए एक नया असद साई था और वो उस दिन खुला। नाश्ता हम दोनों ने मिलके बनाया और फिर सबको सर्व किया साई साहब ने खुद, और कोई कप है तो उसको वो उन्होंने धो दिया। अब ये एक टीम मैन की बात थी जो मैं ऑफिस में देखता था। जिस तरह से साई साहब, आपको पता है, कभी असाइनमेंट पे बैठे होते नज़र आते थे, कभी कैमरा सेक्शन के अंदर कैमरा चीफ के तौर पे बैठे होते थे, कभी वो एडमन ब्लॉक में एडमन ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे होते थे। और अगर वो काम कोई बच्चा सही नहीं करता था तो उसको डांटने की बजाय उसके साथ शामिल होके कि यार ये टेबल इस तरह नहीं, इस तरह लगा ले। एक उसका बिल्कुल, एक तो वो जो उसकी पंजाबी थी वो बड़ी मज़े की थी, बहुत मज़े की, और शायद वो क्योंकि नाजरीन तो उर्दू में सुनते रहे असद साई साहब को, हम उनको उनकी पंजाबी ज़ुबान के अंदर भी सुनते रहे। तो वो जिस तरह से शफीक एक इंसान और बड़ा भाई होता है, उसी तरीके से वो बिहेव भी करते थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह आमिर भाई, आप भी ये कहेंगे कि आज हमें बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास जितने माशाल्लाह हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, ये सभी वो लोग हैं जिनको साई साहब ने तैयार किया और साई साहब लेके आए थे। साई साहब लेकर आए। जो लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, आपने कहा कि सिटी 42 में असद साई साहब का बहुत रोल था। अच्छा, मेरे लिए असद साई ही सिटी 42 था। बिल्कुल सही कहा। मैं उसमें कोई दो चीज़ें अलग अलग नहीं थी। उसमें कभी फील नहीं हुआ था। जब 42 अभी आ रहा था, मैं उस वक्त मैंने ज्वाइन किया और साई साहब के साथ ही मेरा राब्ता भी था। तो साई साहब ने ही सारी टीम को इकट्ठा करने में अपना किरदार अदा किया था और उसको जल करने में, जिसको आज हम कहते हैं जी बड़े फ़ख्र से सिटी 42 फैमिली, इसको फैमिली जो था वो असद साई ने बनाया था और उनको ना कभी भुलाया गया है ना कभी। अभी भी मैं अगर याद करूं तो मुझे याद नहीं आता है कि सिटी 42 का छोटा हो बड़ा इवेंट हो, कोई भी हम यहाँ पे जब बर्थडे मनाते हैं ना किसी की भी, तो ये रवायत भी जो थी ये असद साई ने शुरू कराई थी कि दोस्तों की और जो साथ रुफ़क़ाकार हैं उनकी बर्थडेज़ पे ये जो हम हल्ला गुल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, ये सारा असद साई की यादों के साथ वो बसता है। और मेरा अक्सर जैन से भी जिक्र होता है, तो जब आंखों में आंसू आते हैं तो कहता है ये आज सब ये क्या करते हैं आप? तो मैं कहता हूँ यार, असद साई ने असल में इस दफ्तर को दफ्तर में, मेरा इस दफ्तर से कभी ये नाता नहीं रहा कि ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मैं तनख्वाह के लिए काम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि मैं घर के लिए काम करता हूँ। तो ये जो मोटिवेशन थी ये असद साई के दौर में थी। मैं उसके बाद असद साई के बाद मैं कभी यहाँ पे अपनी ड्यूटी आवर्स के बाद ठहरा नहीं, लेकिन असद साई के होते मैं कभी अपने टाइम पे घर नहीं जाता थे। बहुत सारे लोग, क्योंकि उनकी मोहब्बत का ये आलम था कि वो सभी लोगों को इकट्ठा करके अपने पास बिठा रखते थे ना। वो सिर्फ इस दफ्तर के लिए काम नहीं करता था, वो अजब आदमी था। वो कम्युनिटी के लिए भी काम करता था। PUJ, PFUJ, प्रेस क्लब, जिसमें जहाँ किसी ने फंसना तो असद साई याद आ जाना। कोई थाने में किसी के साथ कोई मिसबिहेव हो गया तो असद साई साहब ने पहले पहुंच जाना। हॉस्पिटल में कोई काम है तो साई साहब ने पहले पहुंच जाना। वो उसको
उसकी यादें ना बुलाए भूलेंगी ना हमें कभी होगा। तो मैं अक्सर उसी चक्कर में जब मैं असाइनमेंट पे मेरी ड्यूटी लगती है तो मुझे SSI याद आता है कि वो किस तरह से करता था। और हत्ता कि यहाँ तक है कि हमें आज भी इस दफ्तर के अंदर अगर कभी बेहतरीन काम की कोई मिसाल दी जाती है ना कि आपका काम बुरा है, हो जाता है, काम हम करते हैं, हम अच्छा बुरा काम कर रहे होते हैं, तो वो मिसाल दी जाती है कि असल सही के होते ये नहीं होता था। तो वो एक पर्सनैलिटी मोटिवेशन के लिए भी है और नए लोगों के लिए भी है। अफसोस कि जो हमारे अभी नए साथी हमारे साथ ज्वाइन किया जिन्होंने वो शायद इसको न देख सके। आप और तो मैंने काम किया है। बिल्कुल, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने नया ज्वाइन किया और बहुत सारी चीज़ें साई साहब सिखाते थे और उनका एक स्पेसिफिक अंदाज होता था, कुड़ी ये एंज करना है, कुड़ी ये एंज करना है, और वो यकीन माने वो जो पंजाबी है वो मैं तो अभी देखें आंसू भी होते हैं आंखों में और हम मुस्कुराहट भी आ रही। बिल्कुल। और वो जो उसका स्टाइल था, हम नीचे वो था तो उसकी सीढ़ियों पे बैठा करते थे। मैंने कहा उसके बाद मैं हमेशा टाइम पे घर जाता हूँ और SSI के होते मैं कभी टाइम पे घर नहीं गया था, क्योंकि उसने शाम को बैठ के हम सब लोगों को, मैं उस वक्त रिपोर्टिंग किया करता था, तो बारी बारी जितने रिपोर्टर घर जा रहे होते थे साई साहब उनको अपने मखसूस स्टाइल के साथ बुलाया करते थे और बुलाकर बात बिठाना, पूछना आज क्या तुमने किया, कल क्या करने जा रहे हो, यार इसको इस तरह से कर लेंदा, तू यह कर लेंदा, ठीक है, वो इस तरह ना बोलिया कर दफ्तर। और आमिर भाई उनको काम के टाइम पे जब हमारा 7 बजे का बुलेटिन चल रहा होता था, जिस तरह वो लोगों को मोटिवेट काम के लिए करते थे, आप यकीन माने, फलां का क्या काम है, फलां का क्या काम है, ये खबर इस तरह चलानी है, ये खबर इस तरह चलानी है, उनका अपना ये। अब ऐसा है कि मज़े की बात है 7 बजे का बुलेटिन लाइव हुआ करता था और वो शायद वीडियोज़ भी हमारे पास हुए कि हमने कभी किसी को लाइव बीपर में या रिकॉर्डेड बीपर के अंदर उसको ठीक तरह से काम करने नहीं दिया। साई साहब और हम इतना शुगर लगाया करते थे, ऐसे ही है। और ऐसा खिलखिलाहट थी जैसे शाम को बच्चे इकट्ठे नहीं हो जाते हैं घर के अंदर और घर के सहन में वो खेलते हैं, स्कूल से आके, ट्यूशन से आके, तो जैसे ही रिपोर्टर आते थे तो एक शुगल का माहौल जो था वो शुरू हो जाता था, और वो साई साहब के बाद नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की होगी, लेकिन वो जो जेल करने की बात थी वो बहुत कम हो गई। आज भी वो उनकी बनाई हुई रवायात जो है वो जिंदा हैं और उसी से हम सिटी 42 फैमिली फ़खरिया अंदाज से कहते भी हैं। तो साई साहब के साथ तो ऐसी ऐसी यादें, ऐसी ऐसी बातें, जैसे हम कोयटा गए इकट्ठे, बहुत मैंने आपके कहा सफ़र बहुत किया उनके साथ, कराची में एक सफ़र किया। तो जितना आप बंदे के साथ सफ़र करते हैं, जितना बंदे के साथ आप रहते हैं, खाते पीते हैं, तो आपको पता चलता है कि इसकी नेचर क्या है। और ये मुझे साई साहब के साथ अच्छा कहना नहीं चाहिए, अभी वो उनका मामला है, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करें। बहुत सारे लोगों की वो मदद भी किया करते, बिल्कुल ऐसे ही है, और ऐसे मदद करते थे कि किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलता था, और बहुत ज़्यादा दर्द दिल भी रखते थे। खैर, एक चीज़ जो कि मैं क्रेडिट देना चाहूँगी सिटी 42 को, और आमिर भाई जैसे ही आप न्यूज़ रूम में एंटर होते हैं तो आप भूले भी नहीं इस चीज़ को भुला पाते। जैसे ही आप एंटर होते हैं आपको सामने गेट पे साई साहब का नाम लिखा हुआ मिलता है। ये न्यूज़ रूम हमने नाम उन्हीं के नाम पे रखा। आपको पता है कि पिछले ऑफिस में जो हमारा छोटा ऑफिस था, उस ऑफिस में ना हम तस्वीर लगाई हुई थी, और जैसे ऑफिस में एंटर होते थे तो वो तस्वीर देखकर एंटर होते थे, और वो हमारे जहन पे ऐसे नक्श हो गई। आप यकीन करेंगे आज भी हम कहते हैं कि यार उस रुतबे तक कोई नहीं पहुंच सकता जिस तरह का SSI था, और जिस तरह का SSI का बिहेवियर था, जिस तरह का लोगों के साथ उसका रहना सहना था। मैंने तो आपको बताया कि सिर्फ यहाँ तक नहीं है, कम्युनिटी के अंदर भी जो उनका काम है, वो PFG के मेंबर रहे, बिल्कुल, और आवाज उठाते रहे। आज के दिन हम सभी की, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की, और बहुत सारे ऐसे लोग भी उनके लिए दुआ करते होंगे जिनकी उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि वो दुखी इंसानियत की खिदमत करने वाले इंसान थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत सारी दुआएं असद साई साहब के लिए हैं, और बिलाशुबा ये जो गैप उनके जाने के बाद आया है सिटी फैमिली में, वो कभी फिल नहीं हो सकता। लेकिन उनके जो एक प्रॉपर तरीका उन्होंने काम करने का सिखाया, आज भी सभी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह से करते रहेंगे। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, जाते जाते एक ट्रिब्यूट है असद साई साहब के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का बड़ा फैसला सामने आया, उस पर 22 माह बाद सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया और कहा गया जी बल्दियाती एक्ट 2019 का सेक्शन 3 जो है वो आइन के मुत्तसादिम है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और बल्दियाती नुमाइंदों को बहाल किया। और इस फैसले के बाद मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब जो हैं वो एक बार फिर से पहुंचे टाउन हॉल और वहां पर दफातर ना खुलने और चार्ज ना देने पर पंजाब हुकूमत चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पर जो है वो बरस भी पड़े। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला कर दिया बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली का, लेकिन अब जो बल्दियाती नुमाइंदों का असल काम है वो किस तरह से करेंगे, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। एक तो राइट है उनके पास, कानूनी रास्ता भी है कि उसके ज़रिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया जाए, हाई कोर्ट की तरफ जाया जाए, क्योंकि बहाली का अगर फैसला हो गया है तो जब तक ये बल्दियाती नुमाइंदे फाल नहीं हो जाते इस बल्दियाती निज़ाम का फ़ायदा क्या होगा, इन बल्दियाती नुमाइंदों का आवाम को क्या फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ और सिर्फ इस फैसले के बहाली के फैसले के बाद एक आपको राइट मिल जाता है कि आप बहाल हो गए हैं, दफ्तर आप पहुंच जाते हैं, लेकिन आप आवाम के लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर इस तरह की सीट्स का क्या फ़ायदा है। खैर आगे की हिकमत अमली क्या होगी, अब अपना राइट लेने के लिए ये बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे और आवाम की जो उम्मीदें इनसे वाबस्ता हैं उन पर किस तरह से पूरा उतरेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद साहब, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक। एक वो एनर्जी आपके अंदर मुझे नजर आना शुरू हो गई है जब से ये फैसला आया है, क्या प्लान है? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मशकूर हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि उन्होंने हमें बहाल किया और हमें बहाल नहीं किया, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जो लोकल गवर्नमेंट्स के नुमाइंदगान और लोकल गवर्नमेंट को चलाते हैं पंजाब भर में उनको रिस्टोर कर दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो वहाँ पर एक्सप्लेनेशंस और जो पॉइंट डिस्कस हुए उसमें स्टेट की जो इंतज़ामिया के हैं वो 3 हुकूमतों को बाज़ाब्ता तौर पर उसमें लोकल गवर्नमेंट्स को भी तस्लीम किया गया है और उसको डिफ़ाइन कर दिया गया है, जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और इसी तरह लोकल गवर्नमेंट। और इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है पंजाब के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए, कि ये जो मुख्तलिफ हुकूमतें आके लोकल गवर्नमेंट्स को कमज़ोर रखती हैं वो इंशाल्लाह नहीं होगा। अब आ जाए आपके सवाल के जवाब की तरफ। मौजूदा वज़ीर आज़म है जो पाकिस्तान का, इसने ये कहा था कि मैं लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करूँगा। लोकल गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट कर रही थी, हिंदुस्तान में तो नहीं थी, पाकिस्तान में थी। पाकिस्तान के अवाम ने मुंतखब किया था, पंजाब के अवाम ने मुंतखब किया था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पंजाब नाउ। अच्छा, जब हम मुंतखब होकर बैठे हुए थे तो इनको क्या हक पहुंचता था कि एक सूबाई असम्बली ने कानून बनाया था और वो सूबाई असम्बली पंजाब की थी, पाकिस्तान की थी, और उस वक्त वो इलेक्ट होकर आई हुई थी। उन्होंने कानून बनाया और इलेक्शन करवाया लोकल गवर्नमेंट्स के। लोकल गवर्नमेंट जो नुमाइंदगान आए, छोड़ दें आप पार्टियों को, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? बिल्कुल सही। क्या वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब से नहीं थे? मेरी आप बात सुन लें, इन्होंने क्यों तोड़ा, इन्होंने क्यों तोड़ा, ये सवाल इनसे बार बार पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से। आज वजीर आजम जो है वो खामोश बैठा है और कहता है अदलिया मेरा साथ दे। अदलिया ने बार बार पूछा कि मुझे एक बात का जवाब दे दें कि आपने क्यों तोड़ा। क्या वो मुंतखब असेंबली नहीं थी जिन्होंने बनाया था? क्या ये वोट लेकर नहीं आए थे? आपने 22 करोड़ 12 करोड़ पंजाब के अवाम का जो है वो हक मारा हुआ है, गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं था। अब ये एक गलती के ऊपर दूसरी गलती कर रहे हैं, फिर दूसरी के ऊपर तीसरी गलती करते हैं। ब्यूरोक्रेसी तो मुलाजिम है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो चलती है किसके हुक्म के मुताबिक? जो गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट क्या है? इलेक्टेड पीपल बाय द पाकिस्तान, बाय द पंजाब, बाय लाहौर। तो अब जो है ब्यूरोक्रेसी को ये इन्होंने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। जिस दिन 25 को ये फैसला हुआ है, 26 वाले दिन सेक्रेटरी बल्दियात ने समरी लिख के चीफ मिनिस्टर को भेज दिया। अब वो कहते हैं, या इनके कहने पे कहते हैं कि जी ये बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम क्यों है? पहले इन्होंने सरकारी मुलाजमों को दे दिया ना। पहली बात तो यहाँ है कि लोकल गवर्नमेंट जो हैं वो हैं टू बी रन बाय दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, अवामी नुमाइंदगान। इन्होंने सरकारी मुलाजमों को बिठा दिया। उस वक्त ये बड़ा आसान था कि लाहौर की 274 यूसीओ को 100 में कन्वर्ट करना बहुत आसान था। और जिनकी एग्जिस्टेंस नहीं थी वो इन्होंने 1 महीने में करके तो बिठा दिया। अब जिनकी एग्जिस्टेंस है 274 दफातर मौजूद हैं, मेयर का दफ्तर मौजूद है, पूरे पंजाब में डिस्ट्रिक्ट जिला काउंसिलें जो हैं उनके दफ्तर मौजूद है। मेयर साहब, अब बहुत सारे लोगों का सवाल ये ना कि ये सब चीजें मौजूद हैं, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ये सब चीजें मौजूद हैं लेकिन लोग इनको फाल देखना चाहते हैं। अब उसके लिए आपको मुतहर्रिक होना है। बिल्कुल, हम तो हो रहे हैं और हैं, फिर ये चीखते हैं
हम आते हैं ब्रेक के बाद। अब देखते हैं कि अब आपका इस पे एक्शन प्लान अब आगे का क्या है। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जानते हैं कि मेयर का दफातर भी है, तमाम दफातर मौजूद हैं, लेकिन अब ये दफातर बहाल कैसे होंगे, अवाम ने इनसे जो उम्मीदें लगाई हैं वो कैसे पूरी होंगी। ब्रेक के बाद आके डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। मेयर लाहौर कर्नल रिटायर मुबश्शिर जावेद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेयर साहब, अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब पहले बता रहा हूँ, जहाँ हमने छोड़ा था ना, थोड़ी बात पूरी कर लें। ये कहते हैं जी इन्होंने ब्यूरोक्रेसी को कह दिया है, और शायद उनकी भी मर्जी होगी, मैं कह नहीं सकता, कि इनको लटकाओ। अब उन्होंने अखबारों में लिखारियों से ये लिखवाना शुरू कर दिया जी ये बड़ा पेचीदा अमल है। भाई पेचीदा अमल कैसे है? पेचीदा अमल कैसे है? जिलों के दफ्तर बने हुए हैं, मेयर लाहौर का दफ्तर है। लोकल गवर्नमेंट्स किसने चलानी? अवाम के इलेक्टेड लोगों ने, सरकारियों ने नहीं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अच्छा, अब हम उधर वापस चले जाएंगे अपने दफ्तरों में। एक इन्होंने शॉर्ट ऑर्डर निकालना है कि जो तहसीलों के दफ्तर इन्होंने बनाए हैं वो फलानी तारीख से ख़त्म, और जो ज़िला वाले फाल हुए हैं उधर आपने सारे फंड जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दें। फंड्स ट्रांसफ़र हो गए, उसके बाद आगे स्टाफ को कहें कि 3 मई 2019 को आप जहाँ बैठे थे वहाँ रिपोर्ट कर दो। जो कि 5-10% कन्फ्यूजन वाले निकलते हैं उनकी आप लिस्टें बना लो, उनसे कहो कि अपने ज़िला हेडक्वार्टर में और मेयर्स के दफ्तर में रिपोर्ट करें आप, ताकि आपकी तनख्वाह जो है वो डिस्टर्ब ना हो। आप उन लिस्टों को, आपके पास सेक्रेटरी लोकल बोर्ड बैठा हुआ है, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, उसको कहेंगे इन बंदों को रीएडजस्ट कर दें। इसमें क्या रोना है? और एक जो पैरा है जो वो 2019 के कानून में 2013 को रिप्रोड्यूस किया हुआ था कि सेस एग्रीमेंट्स ये वो सारे 2013 के मुताबिक चलेंगे। इलेक्शन हुआ नहीं है, वो पैरा इन्होंने खुद ऐड किया हुआ है। तो भाई वो तो पहले से हमारे हक में, हमारे साथ है, आपकी प्रॉपर्टीज का किरायादारी, ये वो सारा लटर पटर। इसमें रौला क्या है? मुझे ले लें एडवाइजर विदाउट सैलरी, विदाउट फीस, जो ये करोड़ों रुपया देते हैं, बल्कि चाय भी उस टीम को खुद पिलाया करूंगा। 8 दिन में अगर ये कन्वर्जन ना हो जाए जी, फिर दोबारा नया कानून आना है। नया कानून आएगा तो देखेंगे ना कौन जीता है। तेरी जुल्फ के सर होने तक हमारी टर्म 5 साल है, मैं इनको आज से बता रहा हूँ। ये मुझे बात मैंने अपने दिल में रखी थी, मगर जब मैं अवामी नुमाइंदा, जब अवाम के सामने बैठता हूँ तो मैं सच जो है वो छुपा नहीं सकता। ये वज़ीर आज़म को चाहिए कि पूरे पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पंजाब में इनकी चूँकि हुकूमत है, इसकी अवाम की अगर शायद इन्हें कोई हमदर्दी मिल जाए या कानूनी हमदर्दी मिल जाए, ये नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी काम मत करें। डिफाइंग द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मेरे ज़मरे में आर्टिकल 6 भी है सही कि आप कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जहाँ स्टेट की डेफिनेशन है, और 140A में जहां लोकल गवर्नमेंट की डेफिनेशन है कि बनानी है हर हालत में, उसका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसकी आप डिनाइल कर रहे हैं। अच्छा मेयर साहब, अब ये सारी चीज़ें तो आपने प्लान भी बना रखा है, आपने पेशकश भी कर दी कि आप इस पे सारे इम्प्लीमेंट करा सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपने कहा आप करके दिखा देंगे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें, इस फैसले के बाद अभी तक कुछ हलचल नजर नहीं आई। आज 12वां दिन है, इन्होंने अखबारों में आर्टिकल दिलवाने शुरू कर दिए, इधर उधर बातें करनी शुरू कर दी हैं कि जी जब तक तफसीली फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम नहीं कर सकते, और बातें ये फैलानी शुरू कर दी हैं कि तफसीली फैसले के बाद हम रिव्यू के लिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। भाई तफसीली फैसले तो 4-4 महीनों के बाद आते हैं, 6-6 महीनों के बाद आते हैं। जो कोर इशू होता है ना किसी भी पिटीशन के अंदर, जब अदालतें फैसला करने जाती हैं, कोर इशू को वो फौरन अनाउंस कर देती है। इसमें कोर इशू क्या था कि हमें बहाल करना और हम टेक ओवर करें, लोकल गवर्नमेंट चलें। वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मेरी बात, दफ्तर तो मैं रोज जाता हूँ, मगर वो बात यह है कि कैमरा मैन है ना ये आपके सामने, इसको कहा कि आप इस कैमरे के ऊपर या इस कमरे में ड्यूटी करेंगे। जो पहले से खड़ा है वो कहे यार मैं तो नहीं कैमरा, मुझे तो नहीं अभी तक हुक्म मिला कि मैं तुम्हें कैमरा दे दूं, जाके उधर बैठ जाओ। जब उसको नए आने वाले को हुक्म, जो पुराना इस पे काम कर रहा था, जब तक उसको आपका प्रोड्यूसर या जो भी आपका बॉस है वो ये नहीं कहेगा कि हाँ बेटा आप फारिग हैं, उसको भेज दें। सही, इतनी सी बात है। इनमें ना हिम्मत है, एक ये खौफ है, ये डर है। और इनको क्या आप इंतजार करते हैं? मैं नहीं जी इंतजार नहीं कर रहा। ये 2-4 दिनों के बाद हम कानूनी जो है ना, ये इसी चक्कर में है कि हम कानून के पास जाएं। हमें लामहला जाना पड़ेगा। क्यों? कि हमें कानून ने ही यहाँ दोबारा बिठाया है और ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, ये कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के शॉर्ट ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद मैंने पूछना है कि बल्दियाती नुमाइंदों का किरदार क्या होता है, वो आवाम के लिए किस तरह से जो है वो सर्व करते हैं, और अब बल्दियाती नुमाइंदे अगर बहाल हो जाते हैं आवाम को फायदा क्या होगा, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। मेयर साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मेयर साहब, बल्दियाती नुमाइंदे माजी में किस तरह से आवाम के लिए परफॉर्म कर रहे थे, अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा? इंशाल्लाह, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप सारा कुछ बता रहे हैं ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का बेड़ा गर्क कर दिया, जिसका मैं चेयरमैन था और कारपोरेशन उसको हेड करती थी। आज सारे शहर में जो कुछ हो वो आप बता रहे हैं। आवाम का मसला था ना, नहीं हल हो रहा। डिवोर्स सर्टिफिकेट 6 से 7 हज़ार पेंडिंग पड़े हैं। हमारे यहाँ कभी एक भी नहीं हुआ था। यूसी चेयरमैन के पास इख्तियार था, उसको पता होता था कि महल्ले का मसला जल्दी हल ना किया ना तो लोग की अगली बारी वोट नहीं देंगे, नाले काला कटेंगे। अफसरों को क्या है, क्लर्कों को क्या है, पेंडिंग हो रही है। ये भी आप अखबारों में दे रहे हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब ये कहते हैं जी मुश्किल है। ओ भाई, 274 यूसीओ को मैंने लिंक करवाया हुआ था नादरा के साथ, और हुक्म किसका था? मियाँ शहबाज शरीफ साहब का। तो अड्डा तो वज़ीर आला बाहर नहीं निकलता, उन्होंने तो पता ही नहीं है गल, और हो की रहा है। फोटो ला जाता कि तो फीता काट के तो फिर चुप चुपीता वापस चला जाता है। इस तरीके से हुकूमतें नहीं चलती हैं। हमने ये सारे मसले देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट्स आप खुद बता रहे हैं कि नहीं चल रही हैं। ये इंशाल्लाह ताला हम फौरी तौर पर, अगर मुझे पता है ये हुकूमत हमें तंग करेगी, क्योंकि 101 अरब 18 करोड़ की स्कीमें गई थी। आप लोगों को फंड्स भी नहीं मिल पाएंगे। ना देंगे तो आप तो हैं ना, अदालत तो है ना। मैं तो अपने लिए नहीं लड़ रहा, इस सूबे के अवाम के लिए लड़ रहा हूँ। कल हमने इजलास बुलाया है, जो इन्होंने ऑफिशियली, मैंने जाके रिक्वेस्ट की, वहाँ जो अफसर सरकारी बैठा है, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा ये ऑर्डर निकालें उसी तरह के हमने आके करना है, क्योंकि हमें कोर्ट ने बहाल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहाल कर दिया। कल हम जाएंगे, अगर हॉल खुल गया उसमें बैठेंगे। कोरोना की पूरी, मैं आपके तवसत से फिर ये अवाम को भी बताना चाहता हूँ, अपने मुंतखब नुमाइंदों को भी बताना चाहता हूँ, ये मास्क लगे होने चाहिए, सैनिटाइजर जेबों में होना चाहिए, फासला रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। और मुझे पता है ये वहाँ के मुझे या तो अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे या वहाँ ये मेरे बंदों को, मैं इनसे कहूँगा पहले दिल्ली दरवाजे की जाके फिल्म बनाओ, वहाँ के हाल हो रहा है। ये तो फिर मुंतखब हैं, नहा धो के हैं, साफ़ सुथरे हैं, वो उन गरीबों को देखो जो वहाँ धक्के खा रहे हैं और रोटी के लिए तड़प रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मजदूरी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। इन्होंने सैबोटाज करके हमें हटाया था। अभी ये अफसर शाही को अंडर प्रेशर करके उनसे गलत फैसले उठा रहे हैं। जब वो जाते हैं अदालतों में, उन बेचारों को समझ नहीं आती। जब जज हजरात मेरे साहब, आपको लगता है ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा? अभी आप अपने राइट पे आएंगे, फिर आप फंड्स के लिए अगर ये लॉन्ग प्रोसेस होगा तो इंशाल्लाह ताला, आपको पता है जब मैं लाहौर का मेयर था तो इन्होंने मुझे फंड नहीं दिए थे। 1 अरब 18 करोड़ की स्कीम इन्होंने उस वक्त से सस्पेंड की, उनका कुछ पता नहीं है। मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने मुझे किसी मामले में बुलाया था, फिर उन्होंने सू मोटो लेकर मेरे से रिट दिलवा दी थी। ये इंशाल्लाह ताला इतने बड़े बड़े खड्डे खोद रही है पीटीआई अपने लिए और इमरान खान, कि इनका नाम जो है ना सफा हस्ती से मिट जाएगा। कि अवाम में ये इतने गैर मकबूल हो जाएंगे। मैसेज ये देना चाहिए कि अवाम की ताकत को, वोट को मानो, वोट को इज्जत दो, और ये जो बल्दियाती नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं पंजाब भर में, उनको मुकम्मल इख्तियार दो, क्योंकि ये आपका भी कहना था। और आपने जो कहते हैं ना, आप फरमाते हैं 20-25 साल मैंने जद्दोजहद की, उस जद्दोजहद का आपका एक बहुत बड़ा नुक्ता होता था कि बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं मजबूत होने चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स मजबूत होनी चाहिए। सारी दुनिया की आप मिसालें देते थे। अब जग साई बनी है। मुझे 3-4 मुल्कों से फ़ोन आए, इन्विटेशंस आई, लोगों ने, उन्होंने मेरे घर का नंबर लेके मुझे कहा कि मेयर, यू आर इंक्लूडेड इन द फेवरेट लिस्ट ऑफ मेयर्स एज फार एज वी आर कंसर्न। वेयर आर यू? मेयर साहब, हमारे पास वक्त कम है। वेयर आर यू? तो मैंने कहा कि हमें हटा दिया गया। उन्होंने कहा यू आर फॉर 5 years। मैंने कहा हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई हुई है, उन्होंने हमें हटा दिया है। चलें जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इतना बड़ा फैसला आया तो हम बल्दियाती नुमाइंदों को उस तरह से बहाल देखना भी चाहते हैं, क्योंकि आवाम के मसाइल इससे हल होंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।